नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपनी चर्चा जो शुरू किए थे यूपीपीसीएस 2021 के क्रैश कोर्स पर और पेपर थर्ड के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय, जिसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक सिलेबस की परिचर्चा आपके समक्ष किया था कि सिलेबस क्या होगा और सिलेबस को उस रूप में रखने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। 3 वर्षों के पेपर 10 एनालिसिस को भी हमने वहां पर ध्यान में रखा, जो 18, 19 और 2020 में पेपर हो चुका है यूपीपीसीएस मेंस का। वहां पर आपने एक बात देखा कि सीधे तौर पर भी साइंस के प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर थर्ड के अंदर, साथ में जो इंटरनल सिक्योरिटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहां पर भी साइंस का संबंध अपने आप आ जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी खंड से तो प्रश्न है ही डायरेक्टली जो पूछे जाएंगे। 2 प्रकार के प्रश्न हमने सारी चर्चा कर लिया है, तो सभी को इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना चाहिए। बिना इंट्रोडक्शन वीडियो देखे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। सॉरी। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कहा कि कुछ प्रश्न तो जो जिसको हम प्रौद्योगिकी का ही हिस्सा मानेंगे वहां पे आएगा। लगभग 125 प्रश्न वाले भी 2-3 प्रश्न और 2-3 प्रश्न वहां पर भी मिल रहे हैं आपको। जो है जो 12 नंबर के प्रश्न है 200 शब्दों वाले, शब्द सीमा वाले 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक 8 नंबर के प्रश्न होंगे जो 125 शब्द सीमा में होंगे, 125 शब्दों को में, और दूसरे 200 शब्दों की सीमा में होंगे जो 12 नंबर के होंगे। हमने जो पहला टॉपिक आपके लिए लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, वहां से अपनी आज परिचर्चा शुरू करेंगे। एक तरह से हमने वहीं पर एक बात क्लियर कर दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने के पहले हमको कुछ बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उसके अनुप्रयोगों को, उसके समक्ष चुनौतियों को या अन्य चीजों को हम बेहतर रूप से समझ पाएंगे। हम अनावश्यक रूप से अगर क्या करेंगे कि भाई बिना किसी चीज को समझे और डायरेक्ट आ जाएंगे अपने विषय वस्तु पर। विषय वस्तु का हिस्सा यह भी है, लेकिन अब हम चूंकि हमेशा आनुवांशिक पदार्थ की बात करेंगे, हम किसी रिप्लिकेशन की बात करेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट थ्योरी की बात करेंगे, जीनोम परियोजना की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं हमको गुणसूत्रों की बात करनी पड़ेगी, हमको डीएनए की बात करनी पड़ेगी, हमको जीन की बात करनी पड़ेगी, हमको आनुवांशिक पदार्थों की बात करनी पड़ेगी। इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे 1-2 लेक्चर में, और उसके बाद सीधे हम अपने विषय वस्तु पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम स्पेस शुरू करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसके बेसिक वाले को पहले बात करेंगे, उसके बाद तो हर एक तकनीकी खंड का जो बेसिक होगा उसको हम पहले समझ लेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन को समझेंगे, जिससे दोनों पर हमारी एकदम बराबर पकड़ हो और उस पर हम बेहतर कॉन्सेप्ट बना पाए। पूरी बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहली यूनिट, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव जैव प्रौद्योगिकी मतलब हुआ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इन सारी बातों की डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी अगर हम ऐसे तकनीकी का उपयोग करते हैं जहां पर जीव या उसके किसी भाग का उपयोग तकनीकी स्तर पर करके मानव के लिए हम उपयोगी वस्तु या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह होगा बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे कि अगर हम जीव या उसके किसी भाग का उपयोग तकनीकी स्तर पर करके मानव उपयोगी वस्तु या पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं या कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न रूप हैं। आप देखेंगे कि भाई कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा है,
आप चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहा है, दवाओं के क्षेत्र में कर रहा है, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहा है, इसके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, उसकी चर्चा हम वहां पर करेंगे। दूसरी बात कि जैव प्रौद्योगिकी की एक सामान्य परिभाषा लिखने के बाद हम कहां पर आ जा रहे हैं, सीधे हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर पहले आएंगे और फिर हम इसके जो अन्य चीजें हैं उसको समझेंगे। तो यहां पर हम पहली बात कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र या विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत जीव या उसके किसी भाग का या उसके किसी भाग का उपयोग करके मानवोपयोगी वस्तु पदार्थ का निर्माण किया जाता है। एक सिंपल सी परिभाषा भी हम दे रहे हैं, बाद में इसको और अभी हम डिटेल में समझेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है या विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत जीव या उसके किसी भाग का उपयोग करके मानवोपयोगी वस्तु पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहां पर वह क्षेत्र है जिसका उपयोग किसी प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है या विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत जीव या उसके किसी भाग का उपयोग तकनीकी स्तर पर, यहां पर एक शब्द थोड़ा सा और हमको इस यहां पे ऐड कर लेना चाहिए कि तकनीकी स्तर पर करके, तकनीकी स्तर पर करके मानव उपयोगी वस्तु या पदार्थों का निर्माण किया जाता। और परिभाषाएं हम अभी इसमें बाद में देंगे। अब तकनीकी की बात शुरू करने के पहले हमको इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, या यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु। एक तरह से हम कहें कि एक बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात यहां पे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर समझना, बाकी तकनीकों को तो हमको समझना ही है एक एक करके। पहली बात यहां पर हम करते हैं, पहली बात वह है न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक की इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि केंद्रक के अंदर ही मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है और आनुवांशिक पदार्थ
के रूप में ही डीएनए है, या डीएनए ही मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है, और इसके क्रियात्मक खंड को हम जीन कहेंगे, जिसका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए और जीन का बड़े स्तर पर करते हैं। न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार की संरचना में इस प्रकार की संरचना में है, जैसे अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार की संरचना में होता है। किसी भी न्यूक्लियस के केंद्रक के 4 भाग हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियस के 4 भाग हैं। सबसे बाहर ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिक बातें पढ़ लिया जाए, फिर अभी तुरंत अपने समझ में चीजें आने लगेंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। दूसरा, इसके अंदर का जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, या हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, या केंद्रिका। या केंद्रिका, केंद्रिका पाया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो आप जालवत संरचना में देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, या क्रोमैटिन फाइबर भी कह देते हैं, क्रोमैटिन धागे। किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि केवल और केवल आनुवांशिक पदार्थ होता है। मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका हमारे आपकी कोशिका जो विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसमें केंद्रक एक मुख्य आर्गन के रूप में, कोशिकांग के रूप में, ऑर्गेनेल्स के रूप में कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह सारे तथ्य आपने प्री की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि 1831 में इसको रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। दूसरा तथ्य आपने पढ़ा था कि केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। कोशिका का मुख्य भाग होता है। सेल थ्योरी में भी जब आपको पढ़ाई गई थी कोशिका सिद्धांत, तो उस समय कहा गया था कि स्लाइडन स्वान द्वारा कि किसी भी कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। यहीं से हमारी बात शुरू हो जाती है। किसी भी कोशिका के निर्माण में, सेल के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। क्यों भाई? क्योंकि केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ पर ही जीवन निर्माण की सारी सूचना लिखी गई है। जीवन निर्माण की सारी सूचना कहां है? जीवन निर्माण से आशय प्रोटीन सिंथेसिस की सारी सूचना कहां लिखी गई है? उसी हमारे आनुवांशिक पदार्थ पे। और आनुवांशिक पदार्थ होता है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। इसलिए इसको कहा गया कि यह क्या है? केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर केंद्रक कोशिका का
मुख्य कोशिकांग है जिसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। अभी आपने चारों भाग देखा था, लिख देते हैं उसके बावजूद भी। अब देखिएगा, पहला भाग है इसमें केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, अगर आपने केंद्रक बढ़िया से समझ लिया, अनुवांशिक पदार्थ बढ़िया से समझ लिया, तो ये बहुत सारी बातें बायोटेक्नोलॉजी की एकदम आसान हो जाती हैं। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात यहां पर आती है, केंद्रक झिल्ली के बाद यहां पर आएगा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जिसको कहेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरी बात यहां पर कहा जाएगा, तीसरी चीज इसमें केंद्रक द्रव्य के बाद, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आएगा यहां पर केंद्रिका। केंद्रिका, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और चौथी संरचना इसके अंतर्गत आ जाती है, वह संरचना है यहां पर, चौथी संरचना आ जाती है चौथी संरचना यहां पे आ जाएगी कि क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन धागे। यहां पर आप देखिएगा कि हमने कहा कि किसी भी केंद्रक के 4 मुख्य भाग हो गए। सबसे बाहर एक आवरण है जो पोरस भी है, छिद्रित भी है, या पोर है, छिद्र है। ये वाली संरचनाएं क्या है? छिद्रित संरचना है, पोर है। पोर इसलिए दिया गया है, छिद्र इसलिए दिया गया है, नेचर ने इसके अंदर बनाया क्योंकि इसी के माध्यम से जो मटेरियल का है, जो इसके अंदर का द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली तो प्रोटोप्लाज्म ही होगा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर 2 भागों में डिवाइड रहता है। जब सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो एक पूरे सेल के अंदर पाया जाता है और उसका कुछ हिस्सा केंद्रक के अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं, और जो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार में है? 2 भाग में है। इसी प्रोटोप्लाज्म को, जैसे यहां पर आप समझ लें कि भाई प्रोटोप्लाज्म जिसको आप कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जब भी जीव द्रव्य कहा जाए, कोशिका का मुख्य भाग होता है तरल होता है, या 2 भाग में डिवाइड है। 2 भाग में डिवाइड है, एक को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब तो समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने क्या लिखा है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य हिंदी में कहेंगे केंद्रक द्रव्य, और साइटोप्लाज्म को कहेंगे कोशिका द्रव्य। लिख देते हैं भाई, नहीं तो बाई चांस हिंदी कहेंगे नहीं लिखा गया, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर एक तरल भरा है पूरा, वह पूरा तरल होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और उसको कवर करने के लिए कोशिका में तो भाई प्लाज्मा लेमा होगी, या पौधों में उसके ऊपर भी एक सेल वॉल पाई जाएगी। सामान्य रूप से हमारे आप में जंतुओं की कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा उपस्थित रहेगा। तो उसमें जो मटेरियल पूरे कोशिका में है उसको आप कहते हैं कोशिका द्रव्य, और उसी जीव द्रव्य का जो हिस्सा न्यूक्लियस में आ गया उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। क्लियर बात होगा इतना? अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इस पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म को ढकने के लिए न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, और इसमें एक तीसरी संरचना है न्यूक्लियोलस केंद्रिका। इसी में मुख्य रूप से आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और चौथी जो महत्वपूर्ण भाग है यही है क्रोमैटिन धागे, और बेसिकली यह होता है क्रोमोजोम गुणसूत्र। या हम ऐसे कह दें
यही क्रोमैटिन नेटवर्क ही सेल डिवीजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, और गुणसूत्र किसी भी जीव में क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हमने कहा कि केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग है, क्योंकि इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और अनुवांशिक पदार्थ किस रूप में है? रियल में तो क्रोमैटिन धागों के रूप में है, क्योंकि यही गुणसूत्र बनाएगा। और गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ है? मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ डीएनए से। हिस्टोन प्रोटीन भी होगा उसमें, लेकिन मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। तो कुछ पॉइंट हम नोट करते चलें, क्योंकि बेसिक बातें हैं। यहां पर पहली बात हमने क्या कहा कि केंद्रक कोशिका का हमें तैयारी कर रहे हैं कि पूरे बायोटेक्नोलॉजी को कैसे आगे समझना है। कैसे समझना? जैसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस तो आप पूरी बात समझ जाएं, डीएनए कहें तो पूरी बात समझ जाएं, अनुवांशिक पदार्थ कहें तो पूरी बात समझ जाएं। इसके लिए यह बात है। तकनीकी विषय है भाई, इतिहास और ज्योग्राफी या पॉलिटी की तरह से है नहीं कि सबको यह बात पता है। कई सारे लोगों को, मान लीजिए 8 ग्रुप के हैं वो हैं, तो बातें समझने में समस्या आती है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है कोशिका सिद्धांत के अनुसार। कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के अनुसार, सेल थ्योरी के अनुसार सेल के निर्माण में, सेल मतलब कोशिका विज्ञान में इतनी छूट होती है कि वह टर्म जो, मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं पता तो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दें, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? जैसे साइटोलॉजी आप लिखना चाहते हैं तो साइटोलॉजी हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्लियर? वह आपको खराब नहीं माना जाएगा। तो थ्योरी के अनुसार सेल कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका के निर्माण में न्यूक्लियस की मुख्य भूमिका होती है। में केंद्रक या न्यूक्लियस की मुख्य भूमिका होती है। क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है किसके निर्माण में? सेल के निर्माण में। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर आप बता सकते हैं कि केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ, जिसको जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। हेरिडिटरी मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो जीवन निर्माण या हम कहें कि प्रोटीन निर्माण की सभी आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित रखता है, जिसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके विशिष्ट प्रकार के
प्रोटीन एवं अन्य गुणों का निर्माण करता है। अनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे गुणों को हम क्या कहेंगे? हेरेडिटरी कैरेक्टर कहेंगे, अनुवांशिक गुण कहेंगे। क्या कहा गया? पूरी बात में कहा गया कि न्यूक्लियस कोशिका का मुख्य भाग है। किसका भाग है? मुख्य भाग है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जिसको स्लाइडर और स्वान ने दिया था, के अनुसार सेल कोशिका के निर्माण में न्यूक्लियस मुख्य भूमिका निभाता है। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो जीवन निर्माण या प्रोटीन निर्माण की सभी आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित करता है, अपने पास रखता है, और जिसका आवश्यकतानुसार प्रयोग करके विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन एवं अन्य गुणों का निर्माण करता है। बाद में वही गुण हमारे शरीर पर प्रदर्शित हो जाते हैं, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थों के 4 बेसिक गुण होते हैं। अभी हम उसको समझने वाले हैं। 4 बेसिक गुण होते हैं क्या क्या? रिप्लिकेशन का, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन का, यहां पर एक्सप्रेशन का और म्यूटेशन का। मतलब क्या हुआ कि भाई जिसको कहा गया है द्विगुणन का गुण, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रहण, प्रोटीन कैसे बनेगा, रंग रूप आकार कैसा होगा सीधे, और उसका प्रदर्शन शरीर पर हो जाए, एक्सप्रेशन, और अंतिम में म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन का। ये 4 गुण उसके अंदर होते हैं। तो केंद्र के अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो जीवन निर्माण या प्रोटीन निर्माण की सभी आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित रखता है, इसका प्रयोग करता है। अब देखिएगा, केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक के अंदर उपस्थित क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय किसके समय? केंद्रक के अंदर उपस्थित क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय हेलिकल संरचना में परिवर्तित होती हैं। हेलिकल मतलब राड जैसी संरचना में परिवर्तित होती है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोजोम कहा जाता है। जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। क्लियर बात हो गई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा? केंद्रक के अंदर उपस्थित जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वही सेल डिवीजन के समय विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के बाद एक हेलिकल संरचना में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोजोम या गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? गुणसूत्र कहते हैं। और यह क्या होता है? यह धागे नुमा संरचना, गुणसूत्र, जो क्रोमैटिन धागे हैं, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। बेसिकली क्या होता है? इस धागे नुमा पदार्थ में क्रोमैटिन धागे आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या है भाई? आनुवांशिक पदार्थ होता है, हेरेडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है। अब गुणसूत्रों की, जिसको आप कह रहे हैं इस हेलिकल संरचना को, इन गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। कुछ अपवाद मतलब एक तरह से डिसऑर्डर है, बीमारी को छोड़ दिया जाए तो, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सभी जीवों में
सभी जीवों के जाति विशेष में, जैसे मानव जाति है, बकरी की जाति है, घोड़े की जाति है, आम की जाति है, महुए की जाति है, गेहूं की जाति है, तो सभी जीवों के जाति के संदर्भ में, सभी जीवों के जाति के संदर्भ में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कभी कभी 45 भी पाया जाता है, 47 हो जाता है, वह तो डिसऑर्डर है, बीमारी है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इस 46 गुणसूत्र में भी 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर 46 गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या हैं 2 प्रकार के? एक को आप कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉप और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोट्रॉप की संख्या होती है 22 पेयर, और यहां पर सेक्स क्रोमोसोम, जिसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, इसी को कायिक गुणसूत्र भी कह देते हैं। ऑटो को ही क्या कह देते हैं? कायिक कह देते हैं, वेजिटेटिव कायिक गुणसूत्र भी इनको कह दिया जाता है। और सेक्स को हम लिंग गुणसूत्र भी कह देते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कह देते हैं। क्या कह देंगे? लिंग गुणसूत्र भी कहेंगे। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, इनकी संख्या होती है 23वां पेयर होते हैं, 23वां पेयर। ठीक है, 23 पेयर नहीं, 23वां पेयर, 23वां पेयर या होते हैं लिंग गुणसूत्र। मतलब 1 पेयर या है, 1 पेयर इनकी संख्या होती है। 22 पेयर और 1 पेयर 23 पेयर, तो 23वां पेयर क्या है? लिंग गुणसूत्र है। और जो ऑटोसोम होते हैं कायिक वाले, या किसके लिए होते हैं? अब ऑटोसोम क्या है, यहीं से पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ऑटोसोम क्रोमोसोम कायिक गुणसूत्र भी कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यह गुणसूत्र क्या होंगे? निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं? यह मनुष्य शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह गुणसूत्र मानव शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि जो यहां से पूरी बात को फिर से कनेक्ट करा जाए कि जो धागे नुमा संरचना है, 4 भाग में पूरी चीजें यहाँ डिवाइड हैं, 4 भाग में। और जो यह धागे नुमा संरचना है, जिसको हम क्या करें? क्रोमैटिन नेटवर्क करें, क्रोमैटिन धागे करें, या बेसिकली अनुवांशिक पदार्थ हैं, और यही गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे। कब करेंगे? सामान्य परिस्थितियों में, जिस समय सेल का डिवीजन नहीं होता है, या धागे नुमा संरचना में बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने रहते हैं मनुष्य में। तो यहां पर या बाद में यही गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। हमने कहा यहां पर कि जो यहां पर 2 प्रकार के गुणसूत्र होंगे, ऑटोसोम्स, और यहां पे सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा।
जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होगा वह कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और यह सभी मनुष्यों के शरीर के लिए जिम्मेदार है। मतलब अंग बनना, हाथ पैर, त्वचा का निर्माण करना, अंगों का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, बोन्स का निर्माण करना, ये सारी सूचना किसके पास है? सारी सूचना ऑटोसोम के पास है, 22 पेयर वाले पे पास है। अच्छा, यहां पर यह भी है, आप देखेंगे जो जीन का वितरण है वह बराबर नहीं है। किसी पर जीन की संख्या कम है, किसी पर ज्यादा है। अभी इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब यहां पे गुणसूत्र पाएंगे मानव शरीर के लिए जिम्मेदार हैं। जो 23वां पेयर है, 23वां पेयर, 23वां पेयर लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है और यही लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण मतलब मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। फीमेल फीमेल का यह भी दो प्रकार का है। एक है इसमें यक्स, यक्स मतलब मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। अगर यक्स एक्स है तो फीमेल के अंदर, और अगर यक्स वाई है तो ये क्या होगा? ये मेल के अंदर होगा भाई, मेल के अंदर होगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी दिलचस्प है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण करने के लिए पुरुष जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से मेल और फीमेल बनाने के लिए वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार है। क्योंकि भाई एक्स एक्स तो फीमेल के पास भी है और मेल के पास एक एक्स है, दूसरा वाई है। अब अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जो गुणसूत्र, जो स्पर्म आ रहे हैं, उसमें पिता के द्वारा उस गुणसूत्रों में अगर एक्स को दिया गया तो माता के द्वारा, तो फीमेल के द्वारा हमेशा एक्स एक्स दिया जाएगा, तो दोनों एक्स आएगा, तो ऐसे कंडीशन में लड़की आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पर वाई दे दिया गया तो लड़का आएगा। इसका मतलब सीधे तौर पर हमको यह बात जानना होगा कि लिंग निर्धारण के लिए या मेल और फीमेल के लिए, लड़का लड़की के लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि पुरुष के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स है। तो भिन्न वाला किसके पास है? पुरुष के पास है। तो यहां पर हम जिम्मेदार किसको बता दें भाई कि लड़के या लड़की के लिए पुरुष का वाई गुणसूत्र क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। सब बेसिक बातें चल रही हैं, जिम्मेदार होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हमने क्या कहा कि गुणसूत्र बनते किससे हैं? तो मुख्य रूप से गुणसूत्र के बनने में दो चीजें। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से। होता है, जिसमें से डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन
हिस्टोन प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। कहा है आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, आप देखेंगे कि दो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोटाइप और दूसरे को हम कहते हैं मुख्य रूप से कि जीनोम। क्या कहते हैं? एक कैरियोटाइप कहते हैं। अगर हम किसी जीव में मिलने वाले गुणसूत्र को, कैरियोटाइप एक शब्द बहुत आता है, एक शब्द आता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, तो इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी जीव में, किसी जीव में मिलने वाले गुणसूत्रों को लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। क्या कहेंगे? अगर हमने कहा किसी जीव में मिलने वाले गुणसूत्रों को लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो उसको कैरियोटाइप कहेंगे। जैसे कैसे समझ रहे हैं कि भाई यहां पर एग्जाम्पल के रूप में ले लें, जैसे यक्स यक्स है, यहां मतलब क्या हो रहा है? यहां पे घटते क्रम में आ रहा है, घटते क्रम में आ रहा है। यहां पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसको हम कैरियोटाइप के नाम से जानेंगे। क्लियर? डीएनए के किसी भी खंड पर, यहां पर देखिएगा कि डीएनए के किसी भी खंड पर निश्चित आनुवांशिक सूचनाएं, इसलिए तो डीएनए को काटा और जोड़ा जाता है। डीएनए के किसी भी खंड पर निश्चित आनुवांशिक सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती है। डीएनए पर क्या है? किसी भी खंड पे निश्चित आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती है। डीएनए है क्या? डीएनए को हमने कहा एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। अभी हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, फ्रेडरिक मास्टर ने इसको खोजा था। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक या रिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है
न्यूक्लिक अम्ल है जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं डीएनए को। और यह समस्त जीवों की आनुवांशिक एक तरह से पदार्थ है। कुछ अगर हम वायरस वगैरह को छोड़ दें और अगली पीढ़ी में लक्षणों को यह ले जाता है। आनुवांशिक पदार्थ है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जिस पर समस्त सूचनाएं भी हमने किसका कहा था? सूचनाएं जीवन निर्माण की। इसकी जीवन निर्माण की। जीवन निर्माण से मतलब क्या है? जीवन निर्माण मतलब यहां पे प्रोटीन निर्माण है, रंग रूप भी है इसमें, प्रोटीन निर्माण। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। अब देखेंगे कि जीन क्या है। डीएनए पर क्या है? जीन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। चाहे तो इसको भी बता दें कि डीएनए, वैसे या तो प्री का विषय है कि डीएनए की खोज वगैरह तो यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, ये तो हम प्री में पढ़ लेते। खोज बस जान लीजिएगा, फ्रेडरिक मास्टर ने किया था। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, सारी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होगा, क्रियात्मक खंड फंक्शनल यूनिट, मतलब क्या हुआ इसका? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। मतलब कहने का है डीएनए की न्यूनतम लंबाई है, डीएनए की न्यूनतम लंबाई है जिस पर आनुवांशिक सूचनाएं अंकित हैं। इसे आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। एकदम जो शब्द कह रहे हैं एकदम उसको स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। इकाई कहते हैं। पूरी बात को पुनः रिकॉल करके फिर आगे। यहां तक की बात तो समझ गए थे कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोट्राफ्स और दूसरे को कहते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स उसको कहेंगे, और दूसरे को सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। क्या हमने लिखा है भाई? ऑटोट्राफ लिख दिया है। वो सॉरी, यहाँ पे ऑटोसोम कहा जाता है इसको ना, यहाँ पर ऑटोसोम और दूसरे को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जो इकाई गुणसूत्र कहते हैं ऑटोसोम को, और इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब 23वां पेयर 22 पेयर ऑटोसोम है जिसको हमने कायिक गुणसूत्र भी कहा है, और यही हमारे निर्माण की सूचना को ढोता है। निर्माण मतलब रंग, जो हमारा आकार है या विभिन्न प्रकार के अंग बनने हैं, इसकी संबंधित सूचना किस पे लिखी है? इस ऑटोसोम पर लिखी है। और जो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र है, वह लिंग निर्धारण करता है, मेल और फीमेल उससे बनते हैं। अब लिंग गुणसूत्र एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई होगा। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। अब लड़का या लड़की बनने के लिए तो पुरुष जिम्मेदार होता है। हमने कहा किसी जीव में मिलने वाले गुणसूत्र को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसे हम कैरियोटाइप कहा जाता है, क्योंकि सभी गुणसूत्रों का आकार समान नहीं होता। डीएनए के किसी भी खंड का पर
एक निश्चित आनुवांशिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जिसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं और जिस पर समस्त सूचनाएं जीवन या प्रोटीन निर्माण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाई जाती हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मास्टर ने किया था और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वह जीन है और डीएनए की न्यूनतम लंबाई है एक तरह से डीएनए जिस पर कोई न कोई आनुवांशिक सूचना लिखी हुई है। इसलिए अंतिम रूप से वही ले जाता है, सबसे छोटी यूनिट के रूप में जीन होगा। जैसे मानव में 25,000 जीन पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। अब जीन को हमने कहा कि क्या कहेंगे, आनुवांशिक इकाई के रूप में भी जाना जाता है, आनुवांशिक इकाई के रूप में उसको समझा जाता है। अब अगली बात यहां पे आती है, अगली बात कि जैसे कि भाई हमने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। अब आनुवांशिक पदार्थ के किसी भी 4 बेसिक कैरेक्टर होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के 4 मुख्य लक्षण होते हैं। याद रखिएगा इसको, जब भी आनुवांशिक पदार्थ कहा जाए तो 4 लक्षण तो तुरंत समझ जाए कि ये रहेंगे ही रहेंगे, अनिवार्य लक्षण है। आनुवांशिक पदार्थ के 4 मुख्य लक्षण होते हैं। 4 तो लक्षण रहेगा ही रहेगा, और किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं मनुष्य का, किसी का भी होगा तो 4 रहेगा। पहला क्या रहेगा भाई? पहला इसके अंदर गुण होता है रिप्लिकेशन का। रिप्लिकेट करना मतलब द्विगुणन करना, मतलब अपनी मात्रा को बढ़ाना। पहले लिख लेते हैं क्या करना, रिप्लिकेशन मतलब द्विगुणन का गुण। दूसरा करेक्टर इसका, दूसरा करेक्टर होता है कि भाई स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रहण। सूचना का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा इसका गुण होता है एक्सप्रेशन, हिंदी में कहेंगे प्रदर्शन। और चौथा गुण होता है यहां पर, चौथा गुण होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। हमने कहा कि डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ जीवों में आरएनए भी होता है, वायरस वगैरह में आनुवांशिक पदार्थ किसके रूप में होता है? आरएनए के रूप में होता है। अब कोई भी अगर आनुवांशिक पदार्थ है तो 4 गुण उसके जरूर होंगे। इसको तो एकदम गांठ बांध के रखना है कि रिप्लिकेशन करना मतलब वह आनुवांशिक पदार्थ अपनी मात्रा को 2 गुना कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसीलिए देखते होंगे वायरस का जब आरएनए किसी के शरीर में पहुंचता है तो वह क्या करता है? वायरस तो सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ है और कुछ भी नहीं है उसके पास, कोशिका उसका तो है नहीं, सेलुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो वायरस के केस में क्या है, जब किसी के शरीर में पहुंचता है तो क्या पहुंचेगा? मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ, और सामान्य रूप से उसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए दोनों होता है, या डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे कोरोना का तो आरएनए है, कोरोना का आरएनए है, पोलियो का तो आरएनए है, या एड्स का आरएनए है, एचआईवी वायरस का, इन्फ्लुएंजा का आरएनए है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस का डीएनए है, पाक्स वालों का डीएनए है। तो यह सीधे शरीर में जब पहुंचेगा तो वह अपनी मात्रा को रिप्लिकेट करेगा, मतलब जितनी मात्रा बढ़ाएगा, 1 का 2 किया, 2 से 4 किया, 4 का 8 किया, रिप्लिकेट करता जाएगा, और जितनी बार रिप्लिकेट करेगा उतने वायरस पनपते जाएंगे। तो द्विगुणन करना। दूसरा है कि इस आनुवांशिक पदार्थ पर क्या होगा? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, सूचनाओं का संग्रहण किया जाएगा। मतलब सूचना किसकी है? प्रोटीन निर्माण की है। पहले तो माना गया कि आनुवांशिक गुण थे, अब मान लिया गया कि प्राथमिक रूप से प्रोटीन निर्माण, क्योंकि भाई हमारे जीवित कोशिका का 15% भाग प्रोटीन है, सब कुछ तो प्रोटीन से ही बन रहा है, निर्माण का पदार्थ प्रोटीन है। इसकी पूरी सूचना इस पे रखना, और इसके अलावा रंग रूप आकार जो भी गुण हैं कि भाई कौन से व्यक्ति का अंगुली की बनावट कैसी होगी, आंख की बनावट कैसी होंगी,
चेहरा कैसा होगा, मुख कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी को खूब अच्छा पौष्टिक आहार खिलाएंगे तो चेहरे की बनावट बदल जाएगी, नहीं। मोटा ताजा हो सकता है, बनावट नहीं बदलेगी, आंखों की बनावट नहीं बदलेगी, कान नहीं बदलेगा, उंगलियां नहीं बदलेंगी, नाखून का आकार नहीं बदलेगा। हर आदमी यूनिक है, यूनिक है, और उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? डीएनए ही है। कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, जब अभी आप पढ़ेंगे फोरेंसिक साइंस में तो कहा जाएगा डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? एक प्रकार से यूनिक आइडेंटिटी है किसी इंडिविजुअल की, एकदम व्यक्तिगत पहचान है, क्योंकि उसके जीन पर, उसके डीएनए में उत्खंड के रूप में जो सूचनाएं लिखी हैं, रंग रूप आकार सब कुछ कहां लिखा गया है? उसी अनुवांशिक पदार्थ पर लिखा गया है। तो जैसी सूचना है वैसा ही उसके अंदर क्या होगा। अब यहां पे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सभी सूचनाओं का संग्रहण कर लेना। अब किसी के अंदर तमाम, इसीलिए कहा गया कि अगर हम डीएनए को समझ जाए, अनुवांशिक पदार्थ का जो जीनोम परियोजना चल रही है, ह्यूमन जीनोम परियोजना, एसजीपी जो परियोजना शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था कि भाई जीन का एक सीक्वेंसिंग प्राप्त करना, 25,000 जीन को एक सीक्वेंस में लाना, और यह समझना के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग भी किया गया कि भाई कौन सा पर्टिकुलर जीन किस गुण के लिए उत्तरदायी है, और जीन को पढ़ लेना और डिकोड करना है। कहते डिकोड शब्द क्या है कि किसी जीन को पढ़ लेना, किसी भी आप सॉफ्टवेयर को डिकोड कर देते हैं, किसी भी मोबाइल को डिकोड मतलब उसके खोल देना, जान लेना। तो जीन को डिकोड करना मतलब जीन के उस गुण को पढ़ लेना जो उस पर इंगित है। कई सारे आप देखेंगे कि जीन को पढ़ भी लिया गया कि भाई कौन सा त्वचा कैंसर के लिए है, कौन सा स्तन कैंसर के लिए है, कौन सा कई किस विकार के लिए है। इसका मतलब अगर समस्त हम जीन के गुणों को पढ़ लें, जीन के गुणों को पढ़ लें कि कौन सा गुण किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, तो हम पूरे मानव में बदलाव भी कर सकते हैं नए नए प्रकार के, और हम कई सारी बीमारियों पर भी रोक लगा सकते हैं कि भाई वह है तो जीन को हटा दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगली पीढ़ी में जो अनुवांशिक बीमारियां उनको रोका जा सकता है कि अगली पीढ़ी में भाई यह गुण न जाने पाए पर्टिकुलर अभी सभी जीन की पहचान हो गई तो अनुवांशिक बीमारियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या जो अन्य बीमारियां हैं उनको भी समझने में फायदा होगा, सहायता मिलेगी। ये सभी जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपयोगिता है, एप्लीकेशन है। सभी बातें बोले जेनेटिक इंजीनियरिंग की, भाई जीन को पढ़ लेना, समझ लेना, जीनोम परियोजना को समझ लेना किस लिए था कि जिससे हम एक तो पूरे मानव निर्माण की व्यवस्था समझ लें, दूसरा कौन सा प्रोटीन किस जीन की कमी से जीन के द्वारा बनाया जा रहा, किसका गुण किस पे है, कौन सी पर्टिकुलर बीमारी किससे हो रही है, कौन सा करेक्टर रंग रूप आकार किसमें है, जीन पर अंकित है, इसको जान लेना। यही तो ह्यूमन जीनोम परियोजना का लक्ष्य था। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जैसा जीन पर या हमारे अनुवांशिक पदार्थ पर सूचनाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग शरीर पर उसका प्रदर्शन हो जाए कि अगर रंग रूप हमारा था कि मिलेनिन वर्णक हमारे त्वचा में कम होंगे, हमारा रंग हल्का सा गोरा होगा तो हल्का सा गोरा हो गया शरीर का रंग। अगर जीन पर करैक्टर था कि हमारा रंग थोड़ा सांवला होगा तो हमारे अंदर मिलेनिन वर्णक त्वचा में ज्यादा आ गए, बन गए। ये कौन निर्धारित किया? या सभी निर्धारित किया हमारा जीन। और जीन क्या है? डीएनए का ही भाग है, क्रियात्मक खंड है, जिसपे एक एक खंड में एक एक सेगमेंट में अनुवांशिक सूचनाएं लिखी गई हैं, वो भी ट्रिपलेट कोड के रूप में। ट्रिपलेट कोड के रूप में अनुवांशिक सूचनाएं लिखी जाती हैं, ट्रिपलेट। और इसीलिए जो नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम है, अब किसी भी मनुष्य में जो हमारा जीन है या हमारी अनुवांशिक सूचनाएं हैं, उसमें परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नाइट्रोजनी क्षार है उनका अनुक्रम बदल जा रहा है। क्योंकि डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं 3 चीज से बना है। जिस अनुवांशिक पदार्थ की यहां चर्चा हो रही है वह खुद 3 चीज से बनता है। एक इसमें होता है फास्फेट H3PO4, दूसरा इसमें होता है नाइट्रोजिनस, यहां पर नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा इसमें होता है पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरामिडीन। और प्यूरिन में होते हैं 2 प्रकार के, एडेनिन ग्वानिन, और पिरामिडीन होता है थाइमिन और साइटोसिन। अगर वहीं पर आरएनए होगा तो थाइमिन की जगह पर यूरासिल हो जाएगा। प्री की क्लास में आपने बार बार पढ़ा है। तो जैसी सूचना यहां पर लिखी गई थी उसका शरीर पर प्रदर्शन हो जाए, यह कहलाता है एक्सप्रेशन या प्रदर्शन। अब म्यूटेशन क्या है अनुवांशिक पदार्थों का गुण? भाई इस बात पर भी नव डार्विनवाद में और में देखा गया कि यह संभव है कि जीन में एकाएक परिवर्तन हो जाए और जिससे नए गुण विकसित हो जाए। म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि भाई किसी पर्टिकुलर जीव के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जेनेटिक लेवल में एकाएक कि उसके अंदर नए गुण का विकास हो जाए, उसका रंग रूप आकार बदल जाए, या उसके
अन्य किसी अंग की बनावट बदल जाए या उसका कोई भाग में परिवर्तन आ जाए और वह गुण पुनः आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने लगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नए नए गुणों का विकास हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, वह जीव इवोल्यूशन की जो सिद्धांत है, उद्विकास का सिद्धांत है कि सरल से जटिल जीव या सिंपल से जो जटिल जीवों का निर्माण है वह संभव हो जाएगा। तो इसका मतलब यह भी संभव है कि जीन में आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाए। क्लियर बात समझ में आ गया? तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इतनी बातें हमने यहाँ पे समझ लिया। अगली क्लास में हम जो अपनी बात करेंगे नेक्स्ट में कि भाई यह जो आनुवांशिक पदार्थ है म्यूटेशन थ्योरी में, या जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए है, मुख्य रूप से हम लोग का जो डीएनए है उसमें क्या ऐसा गुण है मुख्य रूप से जिसके कारण वहां पर यह चीजें परिवर्तित हो रही है या भिन्न भिन्न गुणों का क्या परिवर्तन हो रहा है। यह सारे सिद्धांत जो हम बात कर रहे हैं, अभी मातृत्व प्रभाव की व्याख्या आप आराम से यहाँ से कर लेंगे, मातृत्व प्रभाव यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। मैटरनल इफेक्ट आपके कोर्स में आता है, बहुत बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो मातृत्व प्रभाव की संकल्पना समझ लेंगे कि भाई हमारे अंदर, आपके अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर उसके माँ के गुण पिता से ज़्यादा होते हैं। मैटरनल इफेक्ट हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा, 3 पेरेंट्स बेबी तकनीक हमको समझ में आ जाएगी। इसी विधि से हमको सरोगेसी भी समझ में आ जाएगा, क्लोनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो कई सारी चीज़ें अब यहाँ से निकलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास के अंदर और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि भाई आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है। ठीक है, थैंक यू।